SO4 के 15% विलयन इसका घनत्व दिया है, इसका मोललता व मोलरता ज्ञात करना था। पकड़िए, थैंक यू। देखिए बच्चे, आपको क्या बताया गया था कि बॉटम अप अप्रोच से आपको शुरू करना है, मतलब जो पूछा गया है वहां से पहले सोचा जाएगा। मोललता या मोलरता, इसका फॉर्मूला सबसे पहले अपने दिमाग में ये रफ पे कहीं पे लिख लेने का कि भाई क्या, मान लीजिए कि हमें चाहिए है उत्तर MMB इंटू में V, ठीक है। ये हो गया WB इंटू में 1000, MMB इंटू में WA। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, जो जो सोचा है, सबसे पहले क्या सोचा आपका 15% विलयन के बारे में सोचा, ठीक है, वही लिखना शुरू करेंगे। 15% H2SO4 का अर्थ है 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। यही अर्थ होता है आपका 15% का मतलब, ठीक है। होगी कहानी खत्म। तो यहां पर एक चीज और दे रखा है, यहां पे एक चीज दिया है, लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ एक काम करते हैं, दिया है से शुरू करते हैं। दिया है क्या आपका घनत्व, विलयन का घनत्व। कितना है आपका 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे से शुरू करते हैं, जो स्टेटमेंट था, माना कि विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना मान लिया जी, बोलो बच्चे सही है कि नहीं। इस हिसाब से विलय का द्रव्यमान क्या है आपका 15 ग्राम। विलय का द्रव्यमान WB बराबर क्या आ जाएगा 15 ग्राम। यदि WB इतना है, हमको चाहिए पड़ेगा WA की जरूरत पड़ने वाली है, तो WA हम निकाल लेते हैं पहले से ही। WA कैसे निकलेगा आपका, विलायक का द्रव्यमान, विच इज दिस WA। ये क्या हो जाएगा जी, विलयन माइनस विलय, माइनस WB कर देंगे। सही है क्या करनी है। विलयन का द्रव्यमान कितना है आपका 100 माइनस 15 बराबर क्या आ जाएगा 85 ग्राम। मेरे हिसाब से इसको कैलकुलेट करने के लिए सब कुछ पता चल गया है। अभी फिलहाल के लिए MMB है, तो MMB को और लिख देते हैं, उसके बाद हम पहले मोललता कैलकुलेट कर लेंगे, फिर किसी भी ऑर्डर में कर दिए, ऐसा कुछ हो नहीं। तथा H2SO4 का मोलर द्रव्यमान MMB, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, मतलब एक हाइड्रोजन है 2, सल्फर 32, 16 होता है ऑक्सीजन का, 4 बार 16 48 64 4 5 6 7 8 98 ग्राम। वैसे मोलर द्रव्यमान क्या है प्रति मोल, ठीक है। नाउ यहां तक की कहानी क्लियर है, MMB क्लियर है। हम एक काम भी कर सकते हैं, यहां पे ही मोललता निकाल लेते हैं, नहीं तो भाई ये आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ में निकाल देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे करना है वैसे कर दीजिए। एक काम कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है यहां पर, करना उचित भी है और एक हिसाब से इग्नोर भी कर सकते हैं। सिंस WB अपॉन MMB का कैलकुलेशन दोनों जगह पर है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम WB अपॉन MMB मतलब ये क्या है आपके मोलों की संख्या,
मोलों की संख्या को हम अलग से निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद हम एक बार इसका भाग दे देंगे, इसका भाग दे देंगे, 3 बार कैलकुलेशन होगा बेसिकली से, 3 भाग होंगे। अगर आप यदि ऐसा करेंगे इसको रखकर तो क्या होगा, आपका इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद एक भाग, 2 ऑपरेशन, इन दोनों का गुणा, उसके बाद एक भाग, 2 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन होंगे। उससे बेटर कितना है आपके 3 ऑपरेशन, 3 ना नहीं। सो भाई यदि ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं है, ये ऑपरेशन वाली क्या बताई मैंने। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये वाला जो भाग है ना, जैसे जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि 2.1 बटे 1.3 गुणा 2.6 ये लिख दिया और एक ये लिख दिया। अब अगर आपको इसको अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो आपको पहले इसका गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका पूरे का भाग देना पड़ेगा। 2 ऑपरेशन करोगे, एक बार गुणा एक बार भाग, इसका गुणा इसका भाग, 4 ऑपरेशन होंगे यदि आपने अलग अलग कैलकुलेट किया। और नहीं तो आप क्या कर सकते थे, केवल इतने का कैलकुलेट कर लेते, तो एक बार होगा केवल एक कैलकुलेशन, इसमें इसका भाग 2 कैलकुलेशन, ये तो कैलकुलेट ही कर चुके हैं ना, तो 3 कैलकुलेशन में काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कम हो जाएंगे यदि आप इस फॉर्मूले की जगह हमने जो सबसे पहला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, मोलों की संख्या बटे में आयतन और मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान, उसमें ज्यादा फायदा है कंपैरेटिवली। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मोलों की संख्या निकाल देता हूं। H2SO4 के मोलों की संख्या बेसिकली NB। H2SO4 के मोल क्या होंगे, मोलों के बारे में कैलकुलेट करें, द्रव्यमान बटे में क्या आता है, मोलर द्रव्यमान। सो द्रव्यमान क्या है आपका, यहां पर क्या आपका विलेय का द्रव्यमान 15 बटे में मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा 98। सो 15 बटे 98 की बात कर रहा हूं कि इसको कैलकुलेट को हम एक बार कर लेंगे, दोबारा हमको बार बार करना पड़ेगा वही चीज का कैलकुलेशन। अभी हल करता हूं मैं पहले लिख देता हूं। कहां पर गया आपका ये, अब मुझे क्या चाहिए, V और चाहिए, W तो पता चल गया, V1 निकाल के रख लेता हूं मैं। V निकालने के लिए क्या करूंगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, एक मिनट दीजिए जस्ट। विलयन का आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे में घनत्व। क्लास में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया था आपको, ये आयतन विलयन का है तो ये विलयन का ही द्रव्यमान, विलयन का ही घनत्व, ठीक है जी। विलयन का द्रव्यमान होगा मतलब क्या आ जाएगा 100, घनत्व कितना है 1.02, सही है। बेसिकली 1 से बड़ी संख्या है 100 में भाग दिया जाएगा तो 100 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, बात सही ना थी क्या नहीं। किसी ने दिया है कैलकुलेशन, कितना आया है 98.04 मान सकते हैं, 98 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। फिर भी ठीक है। ये किस में आएगा, एक मिनट, ये द्रव्यमान ग्राम में है, ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वही ml है, नहीं आते हैं वही ml है। अच्छा जी, अब ये तीनों जो जो चाहिए वो सब निकाल लिया मैंने पहले से, ठीक है। अब जो चाहिए वो क्या, आपकी मोललता, मतलब उत्तर चाहिए, सीधा हेड डाल देंगे, मोललता, मोललता बराबर यह हो जाएगा मोलों की संख्या बटे में, नीचे क्या आ जाएगा WA आ जाएगा। ये किस में आएगा, किलोग्राम में, ये किस में आएगा, किलोग्राम में। अब इस किलोग्राम के कैलकुलेशन को अगर आपको ग्राम में करना है, जो कि हमारा ग्राम में ही दिया है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा, बस यही कहते क्या नहीं। सो ये मोलों की संख्या, अब यहाँ पे हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी ने मोलों की संख्या क्या था, पे निकाला था क्या, क्या है मोलों की संख्या 0.153, ठीक है। सो इसमें रख दीजिए यहाँ पे मोलों की संख्या 0.153 इंटू में 1000 बटे WA 85, बात सही ना थी। सो आपने एक भाग यहाँ पे दिया, एक भाग यहाँ देना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन की बता रहा था मैं। मोलरता क्या हो जाएगी, और मोलरता कैपिटल M बराबर, यहां पे क्या आएगा, मोलों की संख्या बटे में क्या आएगा V सॉल्यूशन। ये कैसे में आता है, लीटर में, इसको लीटर में ml में लाने के लिए या सेंटीमीटर क्यूब में लाने के लिए किसका 1000 का गुणा, बात सही रहती है।
इसको सेंटीमीटर क्यूब को ml में लिख देते हैं 98.04 ml। क्यों बताया? क्योंकि बताया गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 ml, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब 2 ml, 98 सेंटीमीटर क्यूब 98 ml। ठीक है, बी सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन कहां पे गया? ये है 98.04। 98 से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये कितना कितना आया था, किसी का निकाला है ये वाला? एक ऊपर वाला कितना आ रहा है? मतलब सुनिए सुनिए, समझ गया। अरे ऊपर का गुणा करेंगे तो 153 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप भाग देंगे 85 का तो 1 पॉइंट में आ जाएगा। क्या 85 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 170, सही ना? ठीक है, नहीं सो 153 उससे कम ही है, ठीक है। तो 1.8 1.9 के एक्सपेक्टेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.8। क्या हो जाएगा? मोल चलता है मोल प्रति किलोग्राम। ये कितना आ जाएगा? 98। ये इससे कम हो जाएगा 1.8 से। कितना आ जाएगा? 1.56। आप लोग 2 पॉइंट तक निकाल रहे हैं, बहुत मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा डीप डाइव होने की जरूरत नहीं है। मोल प्रति लीटर। क्या ये बात समझ में आ रही इतनी करने में? बच्चे कैलकुलेशन कैसा करना है ये आपके हाथ में होता है। प्लीज 20% एथिलीन ग्लाइकोल के बिलियर बनाना का मतलब 20% एथिलीन ग्लाइकोल है। 20% का मतलब मास परसेंटेज हमने द्रव्यमान प्रतिशतता में पढ़ा है। 10% का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम में 10 ग्राम। 20% का मतलब क्या है आपका? 100 ग्राम में 20 ग्राम। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब। सबसे पहले हम ये मतलब ही लिखेंगे कि 20% एथिलीन ग्लाइकोल का अर्थ, या 20% का अर्थ है 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है। तो मैं यहां पे लिखूंगा माना कि, अब मुझे मानना पड़ेगा कि बिलियन कितने ग्राम है आपका? 100 ग्राम। बिलियन का द्रव्यमान ये कितना है आपका? 100 ग्राम। इस केस में एथिलीन ग्लाइकोल बोले तो क्या है आपका? बिले। तब एथिलीन ग्लाइकोल बोले तो बिले का द्रव्यमान, इसे दर्शाते हैं WB के द्वारा। कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। इतना बात क्लियर है, ठीक है। इस हिसाब से विलायक, इस केस में क्या माना जाएगा? का द्रव्यमान बराबर WA। कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20। इतना बात सही है क्या? WA पता चल गया, WB पता चल गया। मेरे पास यहाँ स्टिल मेरे पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते क्या है? मैं NB को कैलकुलेट पहले कर लू, NA को कैलकुलेट कर लू, जो वैल्यू आएगी उसको यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, फिर कैलकुलेट करूं। इसमें एक चीज का मैटर फंसेगा। क्या फंसेगा? NB का जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो भी मुझे भाग देना पड़ेगा। बात सही नतीजा नहीं? मुझे इसके केस में भी भाग देना पड़ेगा। बात सही नतीजा नहीं? और फिर जो दशमलव के मान आएंगे वो यहां पर आएंगे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर दशमलव का भाग देना पड़ेगा। उससे आसान कैलकुलेशन मुझे क्या दिख रहा है? मैं भाग नहीं दूं, मैं भाग ना दूं, मैं इसी में ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, ताकि मेरा एक बार ही भाग देना पड़ेगा पूरे कैलकुलेशन में। यदि मैं यहीं पर करूंगा ना तो मुझे भाग देना ही नहीं पड़ेगा, सारा LCM से काम चला लूंगा अपना। जैसे कि देखिए यहां पे ये जो है, तब ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल का मूल प्रभाव हम जानते हैं, लिखिएगा थोड़ा सा, हम जानते हैं बिले
एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज्य क्या ये बच्चे वैल्यू एक्स बी हो जाएगी? अरे सही है कि नहीं? ठीक है। एक्स बी बराबर ये हो जाएगा आपका एन बी बटे में क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी। सही है सर? ठीक है। अब यहां पर हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो सब कुछ समझ में आ गया है। डब्ल्यू बी आ गया है, डब्ल्यू ए आ गया है। मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें क्या है आपकी? एम एम वाली, ठीक ना? ठीक है। एम एम बी की जरूरत पड़ेगी, एम एम ए की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये तो मतलब कैलकुलेशन आसान है, फिर भी लिखना उचित रहता है। कभी भी आप डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करें उससे बेटर क्या है आपका, उसको लिख दें एक बार, वो ज्यादा सही रहता है। क्या जल का मोलर द्रव्यमान, अगर देखो हम तो सीधा सीधा कहते हैं, अच्छा लगे चाहे बुरा। कई लोगों, देखो मैं तो लिखता हूं पूरा तरीके से क्वेश्चन को। चलिए सुने यार, यहां पे ध्यान दें, बात नहीं, इसलिए साल भर कहता रहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, लिखने के पैटर्न पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। एमएमबी एथिलीन ग्लाइकोल का कितना हो जाएगा आपका? CH2OH CH2OH है तो 2 24 6 32 62, बात नहीं, अल्लाह मत कीजिए। 62 ग्राम प्रति मोल आ गया है, रख दीजिए बस वैल्यू। कहां पे रखनी है वैल्यू? इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पीछे के बच्चे बात ना करें। एन बी नंबर ऑफ मोल्स किसके? विलेय के। विलेय के मोल का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बटे एम एम बी, ठीक है। डब्ल्यू ए बटे एम एम ए, ये डब्ल्यू बी बटे में एम एम बी। डब्ल्यू बी कहां पर गया था? यहां पर सब कुछ दे रखा है ना, ये तो है पूरी लाइन। डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा? 20। एम एम बी कहां पर गया? 62। ये कितना हो जाएगा? 80। ये कितना हो जाएगा? 18 20 और 22। ये कैलकुलेशन उस कैलकुलेशन से आसान है जिसमें मैं डिवीजन करके फिर डिवाइड मैंने दो पहले से दिए, फिर बाद में उनका भी डिवीजन करूंगा मैं। 3 दिया। हेलो बच्चे, सभी ध्यान देंगे। क्या लिखा है? किसी शहर के ऊपर वायु का घनत्व 1.3 ग्राम प्रति लीटर है। 1 लीटर वायु में उपस्थित सीओ की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा की गणना करनी है कि 1 लीटर में कितनी वायु मतलब सीओ आ सकती है। सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। लीगल लिमिट का मतलब स्वीकार्य मात्रा, कानूनी स्वीकार्य मात्रा। मैंने कल बताया था ना कि किसी किसी शहर में किसी पार्टिकुलर गैस के लिए लीगल लिमिट फिक्स होती है कि इतनी ही होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए वरना नुकसानदायक होगी इंसानों के लिए, ठीक है, या शहर के वातावरण के लिए। अच्छा समझिए जरा, वायु में 1 लीटर में स्वीकार्य मात्रा चाहिए आपको। 1 लीटर में कितनी आपकी सीओ आनी चाहिए? अब सवाल यहां पे आता है कि इसमें शुरुआत कहां से करें। शुरुआत इसी से होगी जो मैंने क्या कहा, बॉटम अप्रोच की, मतलब लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है। लास्ट वाला पॉइंट क्या है आपका कि 1 लीटर में, तो पहले हम ये निकालने की कोशिश करेंगे
कि किसी ज्ञात मात्रा में कितनी CO है, किसी ज्ञात मात्रा में CO की कितनी मात्रा है, कितने ग्राम है CO, ठीक है। अब सवाल क्या है, इसके बारे में हमको दिया गया है जानकारी। क्या दिया गया है आपका कि लीगल लिमिट क्या है, स्वीकार कानूनन स्वीकार मात्रा कितनी है, कानूनन स्वीकार मात्रा है 35 ppm का अर्थ 10⁶ ग्राम वायु में 35 ग्राम, मान लीजिए कि क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है या उपस्थित हो सकता है। अब सवाल यहां पे, हेलो बच्चे बात ना करें प्लीज, शांति से सुने, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वायु एंड में चाहिए किसमें है आपका, लीटर में। वायु किसमें चाहिए आपका, लीटर में। अब तुमको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में कि तुम बात कर रहे हो मात्रा में ग्राम में, विच इज द्रव्यमान, ये है लीटर में। द्रव्यमान को लीटर में या लीटर को द्रव्यमान में, या मतलब द्रव्यमान को आयतन में, आयतन को लीटर में बदलने का एक ही तरीका है घनत्व। एक ही तरीका क्या है आपका, घनत्व, क्योंकि घनत्व रिलेशन बनाता है किसके बीच का, आपके द्रव्यमान और आयतन के बीच का। अच्छा, अब ये इसलिए दिया गया है किसी शहर के ऊपर वायु का घनत्व कितना है आपका 1.3 ग्राम प्रति लीटर। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा किस हिसाब का कि 10⁶ ग्राम वायु में CO की मात्रा बराबर कितने ग्राम है आपका 35 ग्राम। सही है क्या, ठीक है। ये तो लीगल लिमिट के मुताबिक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको इस ग्राम को बदलना है लीटर में। इस ग्राम को लीटर में कैसे बदलना है, अब सोचने वाली बात ये है, ग्राम तो लीटर में कैसे बदला जाएगा। देखो, ग्राम लीटर में नहीं बदला जाएगा, इट्स जस्ट लाइक, समझिए जरा, समझने की कोशिश कीजिए कि ये किताब है, इस किताब का कुछ वजन होगा, पॉसिबली मान लीजिए कि आपका 700-800 ग्राम, ठीक है, ठीक है। किताब है 700-800 ग्राम की किताब है, ठीक है। इसका कुछ आयतन होगा, ये घनाभ है ना ये, ठीक है। घनाभ का आयतन कैसा होगा, मान लीजिए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गुणा कर देंगे तो कुछ आयतन आएगा। मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान जो है फॉर एग्जांपल आपका 700 ग्राम है। समझने की कोशिश करना, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा, साल के एंड तक इस क्वेश्चन को भूलते रहेंगे, बता रहा हूं मैं आपको, कई और भूलना भी है, क्योंकि आप जब समझ लेंगे, याद कर लेंगे ऐसा ऐसा करना था, तो फिर कंफ्यूजन आएगी। समझिए, 700 ग्राम की किताब में पेजों की संख्या कितनी है, मान लीजिए कि 300। 700 ग्राम की किताब में कितने पेज हैं आपके, 300। क्या मैं अगर इसका आयतन, मान लीजिए कि इसका आयतन फॉर एग्जांपल 1 2 3 कुछ मान लीजिए कि 15 10 25 ऐसे में मान लिया, और 10 ऐसे में मान लिया, 25 और 10 कितना हो जाएगा 250, और एक ऊपर मान लिया, मान लीजिए 250 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए आयतन मान लिया इसका, ठीक है। अब सवाल क्या है कि इसको मैं 250 सेंटीमीटर क्यूब से कैसे रिलेशन बना दूं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, इस किताब को बोलने का ही तरीका है केवल, मैं बोलूं 700 ग्राम की किताब में 300 पेज, या मैं बोलूं 250 सेंटीमीटर क्यूब की किताब में भी 300, उसमें बदलना क्या है आपको, बात समझ में आ रही। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इसके द्रव्यमान की जगह आयतन की अगर चर्चा करने लगूंगा तो भी 300 ही पेज आने वाले हैं। इट्स जस्ट लाइक कि एक गिलास जल का द्रव्यमान मान लीजिए कि 100 ग्राम है, ठीक है। इस 100 ग्राम जल में मान लीजिए कि आपका 2 चम्मच चीनी घुली हुई है, ठीक है, ठीक है। तो मैं कहूंगा 100 ग्राम में 2 चम्मच, या इसका मान लीजिए कि आयतन फॉर एग्जांपल 90 ml है मान लीजिए, तो मैं यही कहूंगा 100 ग्राम में भी 2 चम्मच और 90 ml में भी। अभी पहले मैं ग्राम के तौर पर उसको दर्शा रहा था, अब मैं उसी चीज को दर्शाने लगा आयतन के तौर पर। कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मुझे इस साइड कोई फेरबदल नहीं करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड ही है ये, लेकिन इस साइड नहीं लगेगा कुछ भी ड्रामा,
क्योंकि मैं यहां ग्राम को बदल दूंगा किसमें, आपका ml में, मतलब द्रव्यमान को बदलूंगा किसमें, आयतन में। अब द्रव्यमान को आयतन में बदलने की कहानी को जोड़ने वाला चीज क्या है, घनत्व। तो देखिए यहां पर 100 मतलब 10 की घात 6 ग्राम वायु में CO कितना है आपका 35। अब मैं इसे, ये है द्रव्यमान, ये क्या है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपका घनत्व इनटू में आयतन। बात सही ना? अब समझना, मुझे इस द्रव्यमान की जगह आयतन चाहिए, मुझे इस द्रव्यमान की जगह क्या चाहिए, आयतन। तो द्रव्यमान में भाग दे दीजिए किसका, घनत्व का। क्या मुझे आयतन मिलने लगेगा? यदि मैं 10 की घात 6 ग्राम में 1.3 का भाग दे दूं, 10 की घात 6 ग्राम में कितने का भाग दे दूं, 1.3 का, तो क्या मेरा उत्तर किस में आने लगेगा, आयतन में आने लगेगा, लीटर में आने लगेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, हाथ खड़ा कीजिए। ठीक, सुनिए यहां पे फिर से बता रहा हूं मैं एक बार। इस ग्राम की मात्रा को मैं द्रव्यमान के तौर पे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इतने द्रव्यमान में 35 ppm है, मतलब 35 ग्राम है। अब मैं उसी चीज को द्रव्यमान में ना बोल के आयतन में बोलना चाहता हूं, तो मुझे चाहिए उसका टोटल आयतन कितना है। तो 10 की घात 6 ग्राम वायु का द्रव्यमान तो इतने होगा 10 की घात 6 ग्राम। इसका आयतन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपका, घनत्व डेंसिटी D इक्वल टू m/v। आयतन V इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/d। m बोले तो क्या है आपका मास, द्रव्यमान। ये क्या है, डेंसिटी D, ठीक है, घनत्व। तो द्रव्यमान में यदि मैंने घनत्व का भाग दे दिया तो मेरा वही उत्तर आने लगेगा किसके लिए, आयतन के लिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहीं पे ये लिखा 10 की घात 6 ग्राम बटे 1.3 ग्राम प्रति लीटर वायु में CO की मात्रा अभी भी कितनी है। बस मैं अब आयतन के रूप में बोलने लगा उसी चीज को। मैं ऐसा बोल रहा था कि 100 ग्राम में 2 चम्मच चीनी है, और उसी चीज को बोलने लगा 90 ml में अपना है 2 चम्मच। बस ये ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 10 की घात 6 बटे में 1, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इतने लीटर वायु में CO कितना है आपका 35 ग्राम। समझने की कोशिश करना। अब क्या ये यूनिटरी मेथड नहीं आ गया है, इतने लीटर में इतने ग्राम, तो 1 लीटर में कैसे इस पूरे का इसमें क्या जाएगा भाग, 1 लीटर वायु में CO की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 35 बटे 10 की घात 6 बटे 1.3। कुछ बात समझिए आप? इसको मैंने पूरा पकड़ के रख दिया ना, अभी ऊपर पहुंच जाएगा वो, ठीक है, आ जाएगा उत्तर 35 इंटू 1.3 डिवाइड बाई 10⁻6 ग्राम। कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे 350, 105, 455, 455 45.5 इंटू 10 की घात माइनस का 6। अब इसके 2 जीरो को हटा दीजिए, 1 जीरो हटा देंगे यहाँ से, मतलब 1 जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप। तो कितना हो जाएगा आपका 4.55 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। बात सही है कहते क्या नहीं भाई, 1 जीरो हट जाएगा ना इससे, मतलब यहां से 1 पॉइंट चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और इसके लिए कोई फॉर्मूले की नीड नहीं थी आपको, इसके लिए सिर्फ आपको जरूरत थी कि आप अंडरस्टैंड क्या करते हैं पीपीएम का, या चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, लीटर वायु, ये सब चीजें की कहानी। अब किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए देन इट इज ए प्रॉब्लम कि मैंने इस साइड डिवाइड किया, इस साइड डिवाइड क्यों नहीं किया। मैंने इस साइड डिवाइड इसलिए किया, इस साइड डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मात्रा उतने में फिक्स है। अब उसी चीज को मैं यहाँ पे द्रव्यमान में बता रहा था, अब उसी चीज को यहाँ पे मैं आयतन में बताने लगा। सो उस द्रव्यमान को आयतन में बदलने की कहानी है ये। उस द्रव्यमान को मैंने आयतन में बदला 1.3 का भाग देकर, और बाकी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात सही है कहते का नहीं भाई, क्लियर है कहते का नहीं भाई, कितना अच्छा का ये क्वेश्चन सही है।